हेलो एंड वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से उपस्थित है एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो वीडियो होते हैं उनमें जो कंटेंट होते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी बुक्स से लिए गए होते हैं और वो किसी भी एग्ज़ाम्स जैसे कि बिहार एसएससी, बीपीएससी, दरोगा, शिक्षक भर्ती, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 में हुई थी। 1336 में हुई थी और यहीं पे संगम वंश के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। तो 1336 में जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। अगला, विजयनगर साम्राज्य की प्रेरणा, इसकी स्थापना की जो प्रेरणा थी वो किनसे प्राप्त हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जो प्रेरणा थी वो माधव विद्यार्णय और सायन से मिली थी। किनको? हरिहर एवं बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने की जो प्रेरणा थी वो माधव विद्यार्णय और सायन, इन दोनों से इनको प्रेरणा मिली थी। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का जो कालखंड है, विजयनगर साम्राज्य का जो कालखंड है वो 1336 से 1652 तक का है। 1336 से 1652 तक का है, इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, विजयनगर की जो राजधानियाँ थी उनका क्रम बताएं। तो विजयनगर की जो राजधानियाँ थी उनका क्रम बताएं। तो पहला नंबर नौगोंडी, विजयनगर की जो पहली राजधानी थी वो नौगोंडी थी। उसके बाद दूसरी राजधानी थी विजयनगर, उसके बाद तीसरी राजधानी थी पेनुकोंडा और चौथी राजधानी थी चंद्रगिरी। तो विजयनगर में ये 4 राजधानियाँ शामिल थी। चूँकि अलग अलग वंशों ने शासन किया तो सबकी अपनी अपनी राजधानियाँ थी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पहली राजधानी थी नौगोंडी, दूसरी थी विजयनगर, तीसरी थी पेनुकोंडा और चौथी थी चंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, विजयनगर पर कितने वंशों ने शासन किया? तो विजयनगर पे सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया। संगम वंश का शासनकाल देखा जाए तो 1336, जो हरिहर और बुक्का ने जो स्थापना किया था इसकी विजयनगर साम्राज्य की, तो वो संगम वंश के थे और 1336 में स्थापना किए थे और 1485 तक इन्होंने शासन किया। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने। 1336 से 1485 तक हरिहर एवं बुक्का का शासन काल था। उसके बाद में आता है सालू वंश। सालू वंश, इनका जो काल था 1485 से 1505 तक था और इसके जो मेन शासक थे वो नरसिंह सालू थे। तो पहले संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तीसरा आता है तुलु वंश। तुलु वंश, और तुलु वंश के जो शासनकाल था वो 1505 से लेकर 1565 तक था और इसके जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे? तो वीर नरसिंह। तो याद रखिएगा, पहला जो संगम वंश था उसके शासक थे हरिहर एवं बुक्का, दूसरा सालू वंश था उसके शासक थे नरसिंह सालू, तीसरा तुलु वंश था, वीर नरसिंह उसके शासक थे, और चौथा अरविड वंश था। अरविडू वंश जो तो होता है अरविडू, वो 1570 से 1652 तक था। जो उसके प्रसिद्ध शासक जो थे वो तिरुमल थे। कौन थे? तिरुमल। अब देखिए, पहला संगम, दूसरा सालू, तीसरा तुलु और चौथा अरविडू वंश। और पहला का जो शासनकाल था वो था 1336, दूसरा 1485 में आया, तीसरा 1505 में आया और चौथा, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो तीसरा तुलु वंश था 1505 से 1565 तक और इसके बाद 5 साल का गैप था और चौथा जो वंश था वो 1570 से 1652 तक था। तिरुमल उसके प्रसिद्ध शासक थे। चलिए अगला प्रश्न,
हम्पी कहाँ है? आप सबको पता है हम्पी कहाँ है, तो हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ पे है, तो वो कर्नाटक में है। और हम्पी किस नदी के किनारे? देख लीजिए, हम्पी के किनारे जो नदी थी वो थी तुंगभद्रा, याद रखिएगा, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है, चीन में दूत मॉडल किसने भेजा? तो बुक्का प्रथम ने चीन में दूत मॉडल भेजा था। याद रखना है, चीन में किसने दूत भेजा था, तो बुक्का प्रथम ने भेजा था। अगला प्रश्न है, सायनाचार्य कौन थे? सायनाचार्य याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न सिर्फ एनसीईआरटी में मिलता है। तो सायनाचार्य कौन थे, तो वो बुक्का द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सायनाचार्य कौन थे, तो सायनाचार्य हरिहर जो सेकंड थे उनका प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, राजाधिराज तथा राज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? राजाधिराज, याद रखना है, राजाधिराज और राज परमेश्वर, उसकी उपाधि किसको मिला था, तो उसकी उपाधि मिला था हरिहर द्वितीय को। याद रखिएगा, हरिहर द्वितीय को ही राजधिराज ने राजाधिराज और राज परमेश्वर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गजबेटकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया सवाल है, एनसीईआरटी के अलावा शायद ही कहीं मिलता हो। तो वो गजबेटकर की उपाधि जो थी वो देवराय द्वितीय को प्राप्त थी। गजबेटकर, याद रखना है, गजबेटकर देवराय द्वितीय, जो महान प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासकों में थे, देवराय द्वितीय थे। उसके बाद कृष्णदेवराय का स्थान आता है। अगला सवाल है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसे दी गई? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की गई? तो ये बुक्का प्रथम थे। कौन थे? बुक्का प्रथम को याद रखना है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। अगला सवाल है, अमुक्त माल्यद, याद रखिएगा, यह एक राजनीतिक ग्रंथ है। अमुक्त माल्यद यह एक राजनीतिक ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की थी? तो अगेन एक बार फिर से बता दें, कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय जो विजयनगर साम्राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, और इन्हीं के दरबार में तेनालीरामन का भी नाम आपने सुना होगा। तेनाली रामन, ये भी इनसे ही प्रसिद्ध थे, कृष्णदेवराय। तो अमुक्त माल्यद एक राजनीतिक ग्रंथ था, और उसकी रचना कृष्णदेवराय ने किया था। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह गुरिल्ला युद्ध प्रणाली शिवाजी से संबंधित मानी जाती है, काफी प्रसिद्ध है, उसी तरह अष्टदिग्गज जो 8 मंत्रियों का एक समूह था। क्या था? 8 मंत्रियों का एक समूह था, और वो किनके दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज? तो कृष्णदेवराय के जो दरबार में थे 8 मंत्री का एक ग्रुप होता था, और उन्हें अष्टदिग्गज की संज्ञा दी गई थी। अगला सवाल है, गोपुरम, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। गोपुरम, इसका संबंध किनसे है? तो कृष्णदेवराय से है, और ये मंदिरों के आगे जो प्रवेश द्वार होता था उससे गोपुरम की संज्ञा दी गई होती थी। मंदिरों और नगर के जो प्रवेश द्वार होते थे उसे गोपुरम की संज्ञा दी गई होती थी। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न को आप बड़ा ही केयरफुली देखिएगा, जैसे गजबेटकर की उपाधि, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा। राजाधिराज और राज परमेश्वर, इसे भी देख लीजिएगा। अब आपको किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए जो सटीक सिलेबस है उसके अनुसार जो वीडियो बनता है, आप उसे बार बार पॉज करके या फिर रिपीट करके देख लीजिएगा। आज तक इतना